यदि कोई चार्ज है, वो चार्ज है हमारे पास Q1 और उस Q1 चार्जेस पर Q2 दूसरा चार्जेज है, उसकी वजह से जो कूलाम बल लगेगा वो हमने ज्ञात किया कि वो फोर्स होगा F12 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। Q1 पर Q2 के कारण बल इस तरह से लगता है, ये हमने कूलाम बल निकाला। अब यहाँ यदि मान लो दो से ज़्यादा चार्जेज हैं, उनकी वजह से कूलाम बल कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 चार्ज लेते हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है, 3 चार्जेज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, Q2 और Q3 चार्ज की वजह से Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई होगा इसको निकालेंगे। अब ये फोर्स निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, जैसे Q1 है और इस पर हमको बल निकालना है और ये दोनों की दोनों स्थिर आवेश है, तो Q2 और Q3 स्थिर आवेश है, इनके कारण Q1 पर जो परिणामी बल लग रहा है वो उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये जो परिणामी फोर्स आएगा ये इस Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला जो सदिश बल है वो, और Q2 के कारण लगने वाला सदिश बल ये, इन दोनों के दोनों बलों का जो सदिश योग होगा उस सदिश योग के बराबर होता है। अच्छे से समझते हैं कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे पास में इस पर जो परिणामी बल लगेगा Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, ये परिणामी बल कैसे फाइंड आउट होगा, किसके बराबर होगा, कि यहाँ पर Q3 की वजह से Q1 पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम इनको पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बल लगेगा वो 1 पर 3 की वजह से F13 वेक्टर फोर्स लगेगा, और इस Q2 की वजह से Q1 पर इधर विपरीत साइड बल लगेगा, और ये जो बल होगा वो F12 वेक्टर होगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमारे पास में इन दोनों का परिणामी बल निकालना है, तो सदिश संयोजन बहुभुज नियम से हम इसका परिणामी बल निकाल सकते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि मान लो ये वेक्टर है हमारे पास, फोर्स को डिनोट कर रहा है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, और ये फोर्स को डिनोट कर ली, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, तो यहाँ पे ये F13 वेक्टर है, इतना ही ये वेक्टर हो जाएगा F13 वेक्टर। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, एक F12 वेक्टर ये हो गया, ये F13 वेक्टर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर इसको विपरीत साइड से क्लोज करेगा, तो जो वेक्टर विपरीत साइड से क्लोज करता है वो क्या करेगा, इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करता है, वो इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर जो है इनका परिणामी को व्यक्त करेगा। मान लो इस वेक्टर की वैल्यू F1 वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 जो वेक्टर होगा ये इज इक्वल होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर की। यहाँ आप देखिए हमने बात करी थी कि F12 जो वेक्टर फोर्स है, ये फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर R12 कैप। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसको एज इट इज लिख दिया। फिर है F13 वेक्टर। अब F13 वेक्टर जो फोर्स है वो Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल है, तो यहाँ पर ये बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 की स्क्वायर R13 कैप। यहाँ पर Q2 और Q1 इनके बीच का वेक्टर है R12 वेक्टर, और Q3 और Q1 इनके बीच का वेक्टर हो जाएगा R3 वेक्टर। तो एज इट इज इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये इक्वेशन 1 आ जाएगा कि इस पर कितना बल लग रहा है, इन दोनों की वजह से वो ये बल लग रहा है। समीकरण 1 बता रहा है इस बल को। अब ऐसे मान लो हमारे पास ये Q1 चार्ज है और इसके पास और भी बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे Q2 है, Q3 है, Q4 Q5 है, Qn चार्ज तक ये चार्जेज हैं, और इनके जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, Q1 जो होगा इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, Q2 का R2 वेक्टर है, Q3 का R3 वेक्टर है, और Qn जो चार्ज है उसका Rn वेक्टर स्थिति सदिश है। अब यहाँ पर Q1 पर फोर्स निकालना चाहते हैं हम सबकी वजह से, तो यहाँ पर यदि Q1 पर फोर्स निकालें Q2 की वजह से, तो विपरीत साइड में ये फोर्स लगाएगा F12 वेक्टर। एक पर 2 फोर्स लगा रहा है F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा,
और इनके बीच की डिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे हम, r12 वेक्टर से दिखा देंगे। इसी के साथ में Q1 पर यदि Q2 लगा दिया, Q1 पर यदि Q3 फोर्स लगाएगा, Q1 पर Q3 इस तरह विपरीत साइड फोर्स लगाएगा, ये फोर्स हो जाएगा F13 वेक्टर। अब यहाँ पर ये F13 वेक्टर फोर्स हो गया और इनकी डिस्टेंस को क्या लिख देंगे, 1 और 3 वेक्टर, इनके बीच की डिस्टेंस। फिर यहाँ पर हमारे पास Qn चार्ज है, Qn चार्ज Q1 पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगाएगा, ये वेक्टर कितना होगा 1n, n वा चार्ज 1 पे लगा रहा है F1 वेक्टर, और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या लिख देंगे हम, R1n वेक्टर। इस तरह बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा, इन सब का परिणामी जो है फोर्स आएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका परिणामी फोर्स क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर आएगा, इनका परिणामी फोर्स आ जाएगा। तो इस F1 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा 1 2 प्लस 1 3, वैसे इसको F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14, ये बढ़ती जाएगी काउंटिंग 2 3 4, ऐसे ही 1 5 वेक्टर प्लस ऐसे ही F1n वेक्टर। इस तरह से हमारे पास में ये परिणामी फोर्स आ गया। फिर इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, F12 वेक्टर की वैल्यूज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यहाँ से आ गई। फिर F2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 अपॉन R13, ये यहाँ से आ जाएगी R13 कैप, प्लस ऐसे ही आप बढ़ाते जाओ, प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n। तो ये काउंटिंग बढ़ रही है, यहाँ से ये 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से n आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास परिणामी फोर्स आ गया। उसके बाद में हमारे पास F1 वेक्टर इज इक्वल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सब में कॉमन आ रहा है, तो इस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को आप बाहर निकाल लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ बचा Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ये हमारे पास परिणामी फोर्स आ गया। इस फोर्स को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल, यहाँ पर ये कॉमन है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लो एज इट इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये पूरा है ब्रैकेट, इसमें सब पूरी स्टेप्स समेशन में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ समेशन का चिन्ह लगा देंगे। ये समेशन का चिन्ह हो गया सिग्मा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये क्या क्या है, यहाँ Q2 है और यहाँ R12 का स्क्वायर है, तो Q2 है, इस Q2 को I मान लेंगे, और यहाँ पे R1 2 को क्या माना I, इस 2 को क्या माना I, और इसकी स्क्वायर है। यहाँ हमारे पास R कैप और 1, और यहाँ क्या है 2, इसको हम क्या मान लेंगे I। तो देखिए, अगर I की जगह मैं 2 2 रखूँगा तो ये स्टेप आ जाएगी। इसकी मतलब I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, हम 2 से स्टार्ट कर देंगे। I की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, I की वैल्यू n तक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n। तो यदि I की वैल्यू 2 लिखेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी, 3 लिखेंगे तो ये स्टेप आएगी, इस तरह से n लिखेंगे तो ये स्टेप आएगी। तो ये पूरा जो इक्वेशन है उसको हम शॉर्ट से इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आ गया कूलाम का नियम जो है वो ज़्यादा चार्जेस पे कैसे काम करेगा, तो वो आ गया, और वेक्टर फॉर्म भी आ गया, और इसमें हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लागू हो गया। धन्यवाद।